आदाब, ये है एतमाद की खबरें। सबसे पहले पेश है सुर्खियां। फलस्तीन के एक स्कूल पर इजराइल का एयर स्ट्राइक, 30 अफराद जाँ बहक, 10 से जायद जख्मी। नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल का इजलास, अपोजिशन ने नहीं की शिरकत, ममता बनर्जी ने किया वॉकआउट। मरकज की मदद के बगैर भी पुराना शहर में मेट्रो का काम होगा मुकम्मल, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का असेंबली में बयान। पुराना शहर में बरखी बिल्स की वसूली की जिम्मेदारी अडानी ग्रुप को देने पर अकबरुद्दीन ओवैसी बरहम, कहा चीफ मिनिस्टर के हलके में क्यों नहीं किया गया ये तजुर्बा। और कांग्रेस दौरे हुकूमत में कत्ल व गारतगिरी का बाजार गर्म, असेंबली में साबिक वजीर हरीश राव की तकरीर। हिंदुस्तानी नजाद मौजूदा नायब सदर अमेरिका कमला हैरिस को नवंबर में होने वाले अमेरिकी सदारती इंतखाबात में डेमोक्रेटिक पार्टी के सदारती उम्मीदवार के तौर पर नामजद किया गया है। इस बात का इंकशाफ खुद कमला हैरिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किया। उन्होंने कहा कि अपनी उम्मीदवारी से मुताल्लिक़ दरख्वास्तों पर दस्तखत कर रहे हैं, साथ ही तस्वीर भी शेयर की गई है। इस मौके पर कमला हैरिस ने इस यकीन का इजहार किया कि नवंबर में उनकी ग्रास रूट मुहिम जीत जाएगी। उन्होंने कहा कि हर एक वोट हासिल करते हुए जीतने के लिए भरपूर मेहनत करेंगे। वाज़ेह है कि मौजूदा सदर जो बाइडन ने हाल ही में सदारती इंतखाब से दस्तबरदार होने का ऐलान किया। इस पस मंज़र में कमला हैरिस का नाम सामने आया, जिसके बाद मुख्तलिफ शोबे से ताल्लुक़ रखने वालों की इन्हें ज़बरदस्त पज़ीराई हासिल हुई। साबिक़ सदर बाराक ओबामा जोड़े ने भी कमला हैरिस की हिमायत का ऐलान कर दिया। ओबामा ने तारीफ की कि अमेरिका की शानदार सदर होंगी। इस सिलसिले में जुमा को ओबामा और उनकी अहलिया मिशेल ओबामा ने हैरिस की उम्मीदवारी को मजबूत करने वाली एक वीडियो जारी की। उन्होंने कहा कि इस ओहदे की मुस्तहिक़ हैं और नवंबर के इंतखाबात में ट्रंप को शिकस्त देने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगी। जब ओबामा ने पहले हैरिस के लिए अपनी हिमायत का ऐलान नहीं किया तो अफवाहें थी कि इनकी उम्मीदवारी की मुखालिफत की जा रही है। ताहम ऐसा महसूस होता है कि इंतखाबी मुहिम में ओबामा जोड़े की हिमायत से जान आ गई है। दूसरी जानिब साबिक़ सदर डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी की जानिब से इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हफ्ते को राष्ट्रपति भवन कल्चरल सेंटर में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की अहम नवी मीटिंग की सदारत की और कहा कि मुल्क को एक तरक्की याफ्ता कौम बनाने में रियासतों का किरदार अहम है। इजलास से मुताल्लिक़ ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने अपने इब्तिदाई खिताब में कहा कि तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान का हदफ हर हिंदुस्तानी की उमंगों से जुड़ा हुआ है। मरकज़ में नई हुकूमत की तश्कील के बाद नीति आयोग की इस मुकम्मल मीटिंग का इनेकाद किया गया है ताकि मुख्तलिफ तरक्याती मसाइल और पॉलिसियों के मौज़ूआत पर बातचीत की जा सके। मीटिंग के एजेंडे में हिंदुस्तान को 2047 तक एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने के हदफ से मुताल्लिक़ उमूर पर जोर दिया जा रहा है। इजलास का मकसद मरकजी मौजूद तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान 2047 है। चीफ मिनिस्टर मगरबी बंगाल ममता बनर्जी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में मुनक़िदा नीति आयोग के इजलास से वॉकआउट कर दिया। बताया जाता है कि हफ्ते की सुबह दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में वज़ीर-ए-आज़म की सदारत में नीति आयोग का इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें ममता बनर्जी को छोड़कर इंडिया इत्तेहाद में शामिल किसी भी जमात के चीफ मिनिस्टर ने शिरकत नहीं की। इस मौके पर ममता बनर्जी ने रियासत के मसाइल पेश करने की कोशिश की, लेकिन उनका माइक काट दिया गया, जिस पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए ममता बनर्जी ने इजलास से वॉकआउट कर दिया। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी ने इस दौरान कहा कि ये कैसे चल सकता है। उन्होंने सहाफ़ियों से कहा कि इनकी तौहीन की गई। मरकजी हुकूमत पर बंगाल के साथ इम्तियाजी सलूक का इल्ज़ाम आयद करते हुए ममता बनर्जी ने बताया कि मुझे सिर्फ 5 मिनट बोलने की इजाज़त दी गई, बाकी वज़राए आला को 20 मिनट तक बोलने की इजाज़त दी गई, इसलिए मैं एहतजाजन मीटिंग छोड़कर बाहर आ गई हूँ। आसाम, गोवा, छत्तीसगढ़ के वज़राए आला ने 10 से 12 मिनट तक बातचीत की। असम का चीफ मिनिस्टर बोला, मैंने देखा गोवा का चीफ मिनिस्टर बोला, मैंने देखा छत्तीसगढ़ का चीफ मिनिस्टर बोला। वो लोगों के 10 मिनट 12 मिनट बोलने दिया, मेरे को बोलने का 5 मिनट होने का नाते स्टॉप कर दिया। ऐसे दिस इज अनफेयर। ओनली वन फ्रॉम ऑपोजिशन साइड, ओनली आई एम प्रेजेंटिंग हियर।
attending this meeting because of the greater interest that we know that cooperative federalism should be strong, strengthened. You got political bias, you are not giving the proper attention to different states. Even budget also, this political bias budget. You give special attention to some state, I don't have any problem. But why don't you, आपने क्यों discriminate किया है? रियासत बिहार में गवर्नमेंट रेलवे पुलिस के जवानों ने ट्रेन में एक शख्स को बुरी तरह से जदोकोब किया, जिसके नतीजे में उसकी आंतें बाहर निकल आई। चंद दिन कबल इसके मैदे का ऑपरेशन हुआ था और टांके खुल गए। एक ओहदेदार ने हफ्ते के दिन ये बात बताई। जुमेरात की शाम वाक़या उस वक्त पेश आया जब मुंबई जाने वाली करमभूमि एक्सप्रेस ट्रेन जनकपुर रोड रेलवे स्टेशन पहुंची। सीटों के मसले पर मुसाफिरिन के दो ग्रुप्स में बहस तकरार हुई। जीआरपी को मदाखलत करनी पड़ी। जीआरपी मुजफ्फरपुर के बयान में ये बात कही गई। झगड़ा बढ़ गया और सीटों के लिए लड़ने वाले मुसाफिरिन ने जीआरपी के जवानों को मारा पीटा। जीआरपी जवानों ने जवाब में मुसाफिरिन को मुंतशिर करने के लिए हल्की सी ताकत का इस्तेमाल किया। जख्मी शख्स की शनाख्त मोहम्मद फुरकान के तौर पर की गई है। चंद दिन कबल इसकी सर्जरी हुई थी। बीआरएस रुकन असम्बली हरीश राव ने कहा कि कांग्रेस के इख्तिदार में आने के बाद तेलंगाना में अमन ज़ब्त की सूरत हाल इंतहाई बदतर हो गई। रियासती असम्बली में बजट पर हुए मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए हरीश राव ने कहा कि कांग्रेस की 8 माह की हुक्मरानी में रियासत भर में 500 से ज़ायद कत्ल की वारदात पेश आईं। शहर हैदराबाद में अमन पूरी तरह बिगड़ गया है। एक महीने के अंदर 28 कत्ल के वाक़यात पेश आए। बीआरएस रुकन असम्बली ने मजीद कहा कि कांग्रेस दौरे हुकूमत में अंदरून 8 माह कत्ल की 500 वारदातें, डाकूजनी के 60 वाक़यात, लूटमार के 400, चोरी के 10,000, इस्मत रेजी के 1,800 वाक़यात पेश आए। सिर्फ शहर हैदराबाद में गुज़िश्ता एक माह में कत्ल की 28 वारदातें पेश आईं। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के पास वज़ीर दाखिला का भी कलमदान है। మంచి ఎగ్జాంపుల్ కూడా చెప్పాలనుకుంటున్నా అధ్యక్ష, ఒక్క నిమిషం. ఈ మధ్య ఒక మంత్రి గారు, నేను పేరు చెప్పను కానీ, ఒక మంత్రి గారు రాత్రి 10:30-11 గంటలకు వారి బిడ్డ ఐస్ క్రీమ్ తినాలనుకుంటే మంత్రి గారు వారి బిడ్డ ఐస్ క్రీమ్ కొనుక్కుందామని హైదరాబాద్లో బయటకు పోయిందట. బయటకు పోయి ఐస్ క్రీమ్ కొనుక్కుందామని తిరిగితే ఏడ చూసినా షాపులు బంద్ ఉన్నాయట హైదరాబాద్లో. అన్ని షాపులు బంద్ ఉంటే తిరగంగా రోడ్డు మీద ఒక ఉత్తరప్రదేశ్ ఆయన అదే చిన్న బండి ఐస్ క్రీమ్ బండి పోతుంటే ఆడ ఆపుకొని ఐస్ క్రీమ్ కొనుక్కొని ఏమైందో ఆయన దుకాణాలు బంద్ ఉన్నాయంటే, ఈ గవర్నమెంట్ వచ్చినాక ఏమైందో ఏమో మేడం, ఏమైందో ఏమో పోలీసు వాళ్ళు లాఠీ చార్జీలు చేస్తున్నారు, 10కే దుకాణాలు బంద్ చేస్తున్నారని ఆ మంత్రి గారికి ఆ ఐస్ క్రీమ్ బండి ఆయన చెప్పిండట. ఈ విషయం ఆ మంత్రి గారు ఒక వీడియో కాన్ఫరెన్స్ లో డైరెక్ట్ ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్తే రాష్ట్రంలోని ఆఫీసర్లు అందరూ విన్నారు ఆ వీడియో కాన్ఫరెన్స్ లో. అన్నా మన గవర్నమెంట్ వచ్చినాక పోలీసు వాళ్ళు ఎటువంటి అటే కొడుతున్నట రోడ్ల మీద, 10కే దుకాణాలు బంద్ చేస్తుందని పరిస్థితి వచ్చింది. సో నేను అనేది ఏంటంటే దయచేసి चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने आज इस बात का ऐलान किया कि मरकज की जानिब से हैदराबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के दूसरे मरहले के लिए फंड्स जारी न करने पर भी रियासती हुकूमत अपने फंड से पुराना शहर में मेट्रो रेल के कामों को तकमील करेगी। उन्होंने कहा कि 2029 के इंतखाबात तक पुराना शहर में मेट्रो सर्विस को शुरू करते हुए मेट्रो ट्रेन में मजलिस के फ्लोर लीडर जनाब अकबरुद्दीन अवैसी के साथ सफर करेंगे। रियासती असम्बली में बजट पर हुए मुबाहिस के दौरान कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर जनाब अकबरुद्दीन अवैसी ने अपने खिताब में पुराना शहर में मेट्रो रेल के कामों को जल्द से जल्द मुकम्मल करने का मुतालबा किया, जिस पर ऐवान में मौजूद चीफ मिनिस्टर ने कहा कि उनकी हुकूमत मेट्रो रेल के दूसरे मरहले के कामों के लिए मरकज से फंड्स देने की दरख्वास्त की थी, लेकिन मरकजी हुकूमत ने 1 रुपया भी नहीं दिया। उन्होंने कहा कि एलबी नगर ता एयरपोर्ट मेट्रो के कामों को शुरू किया गया है, जो पुराना शहर के चंद्रायन गुट्टा असम्बली हलके से गुजरेगी। इससे पुराना शहर के आवाम को काफ़ी फ़ायदा होगा। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत ने मेट्रो के दूसरे मरहले के तहत 78 किलोमीटर के कामों को अंजाम देने का फैसला किया है और इसकी रिपोर्ट भी मरकज को दी गई। रेवंत रेड्डी ने कहा कि पुराना शहर से एयरपोर्ट तक मेट्रो रेल सर्विस को हर हाल में मुकम्मल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दूसरे मरहले के मेट्रो रेल के कामों के लिए हुसूल अराजी के कामों का आगाज कर दिया गया है। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि मरकजी हुकूमत तेलंगाना के लिए फंड जारी करने के मामले में इम्तियाजी सलूक कर रही है, जबकि उत्तर प्रदेश, बिहार और गुजरात के लिए फंड्स मख्तस किए जा रहे हैं। हम लोग मेट्रो रेल बनाने वाले अकबर साहब,
इसमें हम पक्का प्लानिंग किए। अब बेफिक्र रहो, आने वाले चुनाव से पहले चंद्रायन गुट्टा में मेट्रो में आके आपसे वोट मांगूंगा मैं। तेलंगाना के वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने मरकजी बजट में हैदराबाद शहर के बुनियादी ढांचे के लिए रकम मख्तस न करने पर शदीद एतराज़ किया। उन्होंने असेंबली के मीडिया पॉइंट पर मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि मरकजी बजट में अपोजिशन से नाइंसाफ़ी की गई, इसीलिए नीति आयोग के इजलास का बाइकाट किया गया है। उन्होंने पूछा कि रियासत से ताल्लुक़ रखने वाले मरकजी वुज़रा रियासत के लिए मरकज़ से फंड्स लाने में क्यों नाकाम रहे। उन्होंने कहा कि अगरचे के मरकजी हुकूमत के बजट में हैदराबाद की तरक्की के लिए कोई भी रकम अलाट नहीं की गई, ताहम रियासत की कांग्रेस हुकूमत ने हैदराबाद की तरक्की के लिए 10,000 करोड़ रुपए अलॉट किए हैं। उन्होंने मरकजी वजीर किशन रेड्डी और बीआरएस पर तनकीद करते हुए कहा कि मरकजी वजीर किशन रेड्डी शहर हैदराबाद की नुमाइंदगी कर रहे हैं। वो ये बताएं कि मरकज हैदराबाद शहर को क्या दे रहा है। हैदराबाद डेवलपमेंट के लिए 10,000 करोड़ दिए, उसका मैं सब चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर का धन्यवाद करता हूँ, हैदराबाद इंचार्ज मंत्री का इज्जत पे। हम साथ ही में यही पूछते हैं कि हैदराबाद से रिप्रेजेंट कर रहे सेंट्रल मिनिस्टर हमारे लिए क्या देंगे आप। हैदराबाद के लिए आप मंत्री थे, पहले भी टूरिज्म मंत्री भी थे, अभी भी मिनिस्टर है, आप क्या देते ये बताओ। हम पहले ये कुछ भी नहीं बताते, पहले भी कुछ भी नहीं दिए, अभी भी कुछ भी नहीं देते, ये ठीक नहीं है। हम डिमांड करते हैं कि आप तुरंत हैदराबाद डेवलपमेंट के लिए पैसे रिलीज करो। हैदराबाद डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे पैसे की जरूरत है, आप पैसे डेवलपमेंट करने के लिए देने के लिए हम डिमांड कर रहे हैं। तेलंगाना कानून साज असेंबली में मजलिस के फ्लोर लीडर जनाब अकबरुद्दीन अवैसी ने हैदराबाद के पुराने शहर में बरकी बिल्स की वसूली की जिम्मेदारी अडानी कंपनी को देने हुकूमत के फैसले की शदीद मुखालिफत की। असेंबली में बजट मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए जनाब अकबरुद्दीन अवैसी ने हुकूमत से सवाल किया कि क्या पुराने शहर में ही बरकी की चोरी होती है, रियासत के दीगर इलाकों में बरकी चोरी नहीं होती? क्यों पुराने शहर को पायलट प्रोजेक्ट के तहत इंतखाब किया गया? क्यों चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के हल्के कोड़ंगल को पायलट प्रोजेक्ट के तहत मुंतखब नहीं किया गया? उन्होंने हुकूमत से पूछा कि रियासती वज़रा उत्तम कुमार रेड्डी और सुधीर बाबू के हल्के में भी पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जा सकता है। हमको चोर बोलते हैं, लाइट की चोरी हो रही है, अदानी को देंगे। अरे हम चोर नहीं हैं, ना चोरी होती है पुराने शहर में, हम नहीं करते, सिर्फ इल्जाम लगाया जाता है। चोरी कहां नहीं है सर, चोरी कहां नहीं है? लीकेजेस है, पिल्फरेजेस है, डिस्ट्रीब्यूशन से लेके एक कंज्यूमर को आए जब तक कई जगह पे सर। आई हैव ऑल द डिटेल्स, I have all the details, sir. I'll have a debate in the demand on power, sir. But saying that कि नहीं एक पायलट बेसिस पे दिया जाएगा सिर्फ ओल्ड सिटी को, क्यों ओल्ड सिटी को, क्यों कोड़ंगल को नहीं दिया जाएगा? क्यों उत्तम कुमार रेड्डी साहब के एरिया को नहीं दिया जाएगा? क्यों श्रीधर बाबू के एरिया को पायलट प्रोग्राम की तरह नहीं दिया जाएगा? क्यों नहीं? ओल्ड सिटी नहीं, इनको छुपाते रहना नहीं, ऐसे नहीं होगा। रियासती कानून साज असेंबली में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और मजलिस के फ्लोर लीडर जनाब अकबरुद्दीन अवैसी के दरमियान दिलचस्प नोकझोंक हुई। एक मौके पर चीफ मिनिस्टर ने अकबरुद्दीन अवैसी को चंद्रानगुट्टा असेंबली हल्के से इस्तीफा पेश करते हुए कांग्रेस के टिकट पर इनके हल्के इंतखाब कोड़ंगल असेंबली हल्के से मुकाबला करने की पेशकश की और कहा कि कामयाबी के बाद जनाब अकबरुद्दीन अवैसी को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया जाएगा। असेंबली में इनकी नशिस्त के बाजू ही जनाब अकबरुद्दीन अवैसी को नशिस्त फराहम की जाएगी। रेवंत रेड्डी ने यह भी कहा कि वो कोड़ंगल से जनाब अकबरुद्दीन अवैसी को कामयाब बनाने की जिम्मेदारी लेंगे, इसके लिए वो चीफ इलेक्शन एजेंट भी बनने के लिए तैयार हैं। चीफ मिनिस्टर की इस पेशकश का जवाब देते हुए जनाब अकबरुद्दीन अवैसी ने कहा कि वो मजलिस पार्टी में खुश हैं और पार्टी तब्दील करने का सवाल ही पैदा नहीं होता, अपनी आखिरी सांस तक वो मजलिस में ही रहेंगे। दोनों कायदीन की नोकझोंक पर ऐवान में मौजूद मुख्तलिफ जमातों के अरकान क़हक़हे लगाते हुए देखे गए। टिकट से चुनाव लड़े तो मैं भरू भाई मैं अभी वादा कर रहा हूँ चेयरमैन साहब, स्पीकर सर, आपके सामने अगर कोड़ंगल से मेरा कांग्रेस के बी फॉर्म लिए तो अकबर साहब को जिताने की जिम्मेदारी मेरी है, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। साहब का मेरा दोस्त मेरा बी फॉर्म, मेरा पार्टी के बी फॉर्म ले लिए तो पूरा मेरा ही जिम्मेदार, आने का भी जरूरी नहीं है,
नॉमिनेशन के ऊपर उनके दस्तखत ले जाके मैं नॉमिनेशन फाइल करवा देके मैं चुनाव भी नहीं लड़ूंगा। उनका चीफ इलेक्शन एजेंट बनकर मैं कोडंगल में उनको जिता के लेकर आके वहां बिठाऊंगा, वहां पर नहीं, इधर बिठाऊंगा। इधर हमारे भाई को हम डिप्टी सीएम बना लेके यहाँ पर बिठा के अच्छा जो बजट सैंक्शन है उन्हीं से बजट सैंक्शन करवा देंगे, हमको कोई एतराज नहीं है। For a change, we had a lot of lighter moments, and all the house was into laughter, sir. But I would like to come on record and say that I am happy in my party. Akbaruddin Owaisi मरे दम तक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में था, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में ही रहेगा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दफ्तर दारुस्सलाम से ही अकबर ओवैसी का जनाजा जाएगा। सोशल मीडिया रील्स के जरिए रातों रात शोहरत हासिल करने के जुनून में नौजवान अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। सेंट्रल रेलवे ने रील्स से मुताल्लिक सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है जो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। इस वीडियो में रेलवे स्टेशन में खतरनाक स्टंट से बाज रहने से मुताल्लिक शऊर बेदारी के लिए एक नौजवान का वीडियो पोस्ट किया गया है, जिसमें देखा जा सकता है कि नौजवान मजीद शाह चलती ट्रेन के साथ स्टंट करने के दौरान अपने एक हाथ और एक पांव से महरूम हो गया। हाल ही में इस नौजवान का स्टंट करने वाला वीडियो वायरल हुआ था। रेलवे पुलिस ने इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और जब उसे हिरासत में लेने के लिए उसके घर पहुंचे तो मुलाजिमीन पुलिस ये देखकर हैरतज़दा रह गए कि वो नौजवान एक हाथ और एक पांव से माजूर है। बताया गया है कि 14 अप्रैल को रेलवे स्टेशन में रील्स बनाने के दौरान हुए हादसे में वो अपने एक हाथ और एक पांव से महरूम हो गया। सेंट्रल रेलवे चीफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर स्वप्निल ने कहा कि नौजवानों को खतरनाक स्टंट से महफूज रखने के लिए इस वाक़े के जरिए अवाम में शऊर बेदारी पैदा की जा रही है। फ़लस्तीन पर इजराइल की जालिमाना कार्रवाई जारी है। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक गजा में वाक़ एक स्कूल पर इसराइल ने एयर स्ट्राइक किया, जिसमें 30 फ़लस्तीनी जाँ बहक हो गए हैं और 100 से ज़ायद ज़ख्मी बताए गए। ये इत्तला फ़लस्तीन में मौजूद तिब्बी ओहदेदारों ने दी है। इस ताल्लुक़ से इसराइली फ़ौज का कहना है कि इसने हमास कमांड सेंटर पर हमला किया था। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि जिन लोगों पर हमला हुआ है इनमें बेशतर नकल मकानी करके यहाँ पहुँचे थे। हमले के बाद स्कूल अहाते में हर तरफ खून ही खून फैला हुआ दिखाई दे रहा था। जख्मियों को एम्बुलेंस की मदद से अल अक्सा हॉस्पिटल ले जाया गया। मामूली तौर पर जख्मी कुछ अफराद पैदल चलकर हॉस्पिटल पहुंचे। इस हमले के बाद इजरायली फौज की तरफ से एक बयान जारी किया गया, जिसमें इसने कहा कि वस्ती गजा में खदीजा स्कूल के अहाते के अंदर हमास कमांडर और कमांड सेंटर को हदफ बनाया गया था। बयान में यह भी कहा गया कि स्कूल का इस्तेमाल फौजियों के खिलाफ हमला करने और असलहा रखने की शक्ल में किया जा रहा था। इसराइली फौज ने मुतला किया कि हमले से कबल वहां के शहरियों को आगाह कर दिया गया था, लेकिन जिस तरह से हलाकतें हुई हैं वो फिक्र अंगेज हैं। बड़ी तादाद में शहरियों की मौत के लिए इजरायली फौज ने हमास के दहशतगर्दों को कसूरवार ठहराया। इजरायली फौज का कहना है कि इसने ही स्कूल को दहशतगर्दी का ठिकाना बनाया था, इसलिए इस पर हमला किया गया। इजरायली फौज ने हमास पर कसीर आबादी वाले इलाकों, स्कूल्स और हॉस्पिटल्स में छुपकर काम करने का भी इल्ज़ाम आयद किया। हालांकि हमास ने इजरायली इल्ज़ामात की तरदीद करते हुए कहा कि ये महज इल्ज़ाम है। हमास का कहना है कि स्कूल में सिर्फ पनाह गज़ी थे। फ़लस्तीन के एक स्कूल पर इजराइल का एयर स्ट्राइक, 30 अफराद जाँ बहक, 10 से ज़ायद जख्मी। नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल का इजलास, अपोजिशन ने नहीं की शिरकत, ममता बनर्जी ने किया वॉकआउट। मरकज की मदद के बगैर भी पुराना शहर में मेट्रो का काम होगा मुकम्मल, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का असेंबली में बयान। पुराना शहर में बरखी बिल्स की वसूली की जिम्मेदारी अडानी ग्रुप को देने पर अकबरुद्दीन ओवैसी बरहम, कहा चीफ मिनिस्टर के हल्के में क्यों नहीं किया गया ये तजुर्बा। और कांग्रेस दौरे हुकूमत में कत्ल व गारतगिरी का बाजार गर्म, असेंबली में साबिक वजीर हरीश राव की तकरीर। ये थी एतमाद की खबरें। इसी के साथ ये खबरनामा यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत।